हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ESS यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 11.3 का हम थ्योरी बताने जा रहे हैं। ओके, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि हम लोग 3 थ्योरी पढ़े थे और तीनों थ्योरी पर आप लोग क्वेश्चन बता दिए एक्सरसाइज का 1 से 6 तक का क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा थ्योरी जा रहे हैं, अब डिस्टेंस निकालने का बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, समतल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समतल में भी डिस्टेंस निकालना होता है, और जब रेखा पढ़े होंगे तो रेखा में भी डिस्टेंस दूरी निकाला गया था, ठीक है। तो हम समतल में बात करेंगे, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। समतल से मतलब कि एक आपके पास समतल दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा और उनके बीच की दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म पहला है कि मान लेते कि हमारे पास कोई पॉइंट ए दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिए और एक प्लेन दिया है वेक्टर रूप में i वेक्टर डॉट m वेक्टर इक्वल d दिया हुआ है, तो हम का डिस्टेंस बराबर a वेक्टर डॉट m वेक्टर माइनस छोटा d बराबर m वेक्टर। एक और जब वेक्टर रूप में दिया हुआ रहेगा तब, और एक और कार्टेशियन रूप में दिया रहेगा तब। तो कार्टेशियन रूप में हमारे पॉइंट दिया हुआ है और ये हमारा प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, एक बात ध्यान दे रहा है कि जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे या कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, प्लेन का बात कर रहे हैं, प्लेन में डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो जैसे हम लोग 3x + 5y + 3z इक्वल +5 = 0। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो 3x + 5y + 3z को पहले अंक को इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब माइनस में आया है ना कि इसको प्लस बनाएंगे, क्या बनेंगे प्लस, इधर माइनस का गुना कर देंगे। एक बात हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस निकालना होगा या डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो उस कंडीशन में बराबर वाला जो हम लोग का कांस्टेंट होगा, अचर राशि होगा, उसको हमेशा प्लस में रखना होगा। क्या रखना होगा? प्लस में, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग का दिक् अनुपात निकालना है, दिक् अनुपात अगर निकालना होगा या इसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा तो डायरेक्शन रेशियो निकालने में उस कंडीशन में हम लोग का इसका कोई मतलब नहीं, इसको इधर बुलाया जाता नहीं, बस खाली x का y का z का गुणक लिख दिया जाता, फैक्टर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट याद रखना होगा कि अगर हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ है, अब प्लेन से आपको डिस्टेंस बोलेगा या डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् कोसाइन पूछेगा, तो उस कंडीशन में जो भी अंक होगा बराबर को उधर लाएंगे और बराबर को उधर लाने के बाद माइनस आएगा तो उसको प्लस बनाएंगे। लेकिन वही अगर दिक् अनुपात निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, कि इसको इधर बुलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x y z का मान निकाल देना, ठीक है। तो जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, नहीं तो फिर से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालने सीखेंगे। इसमें देखिएगा एक थ्योरी है और ये जो क्वेश्चन है वो लगातार नहीं बनेगा, इस थ्योरी पर जो क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज का आएगा वही बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का वेक्टर फॉर्म होगा और एक फॉर्म होगा कार्टेशियन फॉर्म। कब? जब डिस्टेंस निकालना होगा तब। इस डिस्टेंस को निकालने का तरीका है कि हमारे पास एक प्लेन दिया रहेगा और एक हम लोग का पॉइंट दिया रहेगा। वो प्लेन अगर वेक्टर में देगा तो वेक्टर रूप में निकालेंगे, अगर वो प्लेन अगर हम लोग का कार्टेशियन रूप में दिया रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, बहुत एकदम इजी चैप्टर है, आप लोगों का कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर बताने वाले हैं 14। इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन बताने वाले हैं बाबू? 14 बोला हुआ है
कि निम्नलिखित बिंदुओं, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। ओके, in the flowing case find the distance of each of the given point from the corresponding given plane। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं। ये मत समझिए कि क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जैसे जैसे हमारा थ्योरी जाएगा, जैसे जाएगा वैसे वैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर बताने वाले हैं 14। तो 14 क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करें। मतलब एक बिंदु दिया गया है और एक प्लेन दिया, मतलब एक पॉइंट दिया और एक प्लेन दिया हुआ है, तो दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग का ए नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, कि ए में दिया हुआ है पॉइंट इधर और एक प्लेन इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का ए है, ये पॉइंट और प्लेन इसे बनाया गया है। तो इसका पॉइंट दिया है 0 0 0 और इसका जो प्लेन दिया हुआ है 3x - 4y + 12z = 3। सबसे पहले हम ए को हल करेंगे बाबू। तो हम लोग का पॉइंट दे दिया है ना, तो पॉइंट कितना है बाबू, तो पॉइंट हम लोग का दिया है 0 0 0। तो इसमें पॉइंट में हम लोग का x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, z1 का वैल्यू 0 और हम लोग का प्लेन दिया हुआ है। तो प्लेन कितना दिया हुआ है 3x - 4y + 12z = 3। तो अंक इधर दे दिया, अंक प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखेंगे a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 12 और छोटा d का वैल्यू कितना है 3। हो गया। तब हमारा डिस्टेंस निकालेंगे ना बाबू, तब डिस्टेंस इक्वल होता है ax1 + by1 + cz1 - d by √a² + b² + c²। क्लियर है। तो a का वैल्यू कितना है बाबू, a का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू -4 है और y1 का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू 0 है और ये 3 है। नीचे कितना हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 0 + 0 + 0 -3 अब बाई हो जाएगा 9 + 16 +
144, तो कितना हो जाएगा? -3/√169। हल करेंगे तो 3 और 13 हो जाएगा। ये हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। ऐसे ही हम लोग को हल करना है। इसका डिस्टेंस 3/कितना होगा? 13। मोड़ का कहना है कि माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। ठीक है, √169 का वर्गमूल 13 होता है। क्लियर है बाबू? एक बार फिर समझिएगा कि हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है। अब आप ही बताइएगा जो प्लेन का जो इक्वेशन दिया है, वेक्टर में दिया है कि कार्टेशियन में दिया है? तब वेक्टर का पहचान तभी होगा जब उसमें i कैप j कैप k कैप दिया रहेगा तब। और जब उसमें i कैप j कैप k कैप नहीं देगा तो कार्टेशियन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट दिए हैं, तो पॉइंट को निकालिए। प्लेन, एक बात याद रखिएगा कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे तब बोला गया कि हमारे पास एक प्लेन है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात क्या होगा? अभिलंब का दिक् अनुपात क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल का दिक् अनुपात आगे वाला अंक हो जाता है। तो a का मान, b का मान, c का मान, a b c मतलब डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो बोलते दिक् अनुपात बोलते हैं। और छोटा d का मान 3, डिस्टेंस निकाले हल कितना है। ठीक है, तो बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है कि जब एक पॉइंट दिया रहेगा और एक प्लेन दिया रहेगा। क्लियर है? इसका क्वेश्चन नंबर बी, थ्री माइनस 2 1 और एक प्लेन का क्या दिया है? 2x - y प्लस 2z प्लस 3 = 0। क्लियर है? तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसका पॉइंट कितना दिया हुआ है बाबू? पॉइंट हम लोग का 3 - 2 1 है। तो x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -2 और z1 का वैल्यू 1। इसके बाद हम लोग का प्लेन दिया हुआ है, इधर लिख रहे हैं प्लेन। तो प्लेन कितना दिया है? 2x - y प्लस 2z प्लस 3 = 0। ओके, अब 2x - y प्लस 2z = -3 हो जाएगा। अब माइनस में इसको प्लस बनाएंगे, इधर बुला देंगे माइनस को। 2x प्लस y माइनस 2z = 3 हो गया। तो a1 का a का वैल्यू कितना हुआ? आगे वाला -2, b का वैल्यू कितना हुआ? y के आगे वाला 1, c का वैल्यू z के आगे वाला 2 और छोटा d का वैल्यू 3 हो गया। देख लीजिए अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ना बाबू। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस cz1/d और नीचे हो जाएगा रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल जब निकालेंगे बाबू तो a1 का वैल्यू कितना है? तो a1 का वैल्यू -2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? 3 है। b का वैल्यू कितना है? 1 है इंटू माइनस कितना हो जाएगा? 2 है। क्लियर है? c का वैल्यू कितना है? -2 इंटू z का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू कितना है? 3 है। नीचे हम लोग का हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। क्लियर है? हल करेंगे -6, हल करेंगे -2, हल करेंगे -2, हल करेंगे -3 बाई कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ आने हो जाएगा 4 + 1 + 4, 4 + 1 + 4। क्लियर है? देख लीजिए अच्छा से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसको हल किया जाए। तो बोलिए बाबू क्या होगा इसको हल करेंगे? तो यानी 6 व 3 9 4 13 -13/√9। क्लियर है? 13 का 13 हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3। ये हम लोग का डिस्टेंस है।
आई होप समझ गए होंगे कैसे डिस्टेंस को निकाला जा रहा है। बहुत इजी है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जास्ती देता है। ठीक है बाबू, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब देगा तो आप लोग को ऐसे बनाना होगा। आई होप समझ गए होंगे, कंफर्म क्लियर है। एक पॉइंट है और एक प्लेन है। प्लेन वाले में देख रहे हैं कैसे करना है। प्लेन में जो भी हम लोग का डिजिट अंक दिया रहेगा, अंक को बराबर को उधर बुलाएंगे। अगर प्लस होगा तो कोई बात नहीं, माइनस होगा तो प्लस उसको बनाना होगा। ओके, चलिए हल करने आ रहा है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं सी। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन सी जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो 0.23 - 5 आज इसका प्लेन दिया हुआ है x + 2y - 2z = 9। क्लियर है। तो इसको भी जब सोल्व किया जाएगा बाबू, तो हमारा जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, 0.23 - 5। x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3, z1 का वैल्यू -5। अब हम लोग का प्लेन कितना दिया हुआ है, तो प्लेन जो दिया है x + 2y - 2z = 9। ये तो खुद आप लोग का बराबर में दे दिया है। ये बराबर में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा x के आगे वाला, b का वैल्यू y के आगे वाला और c का वैल्यू z के आगे वाला, छोटा d बराबर होगा। क्लियर है। लिखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, ax1 + by1 + cz1 - d a² + b² + c²। a का वैल्यू कितना है 1 × x1 का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 2 × y1 का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है -2 × z का वैल्यू कितना है -5 और माइनस d का वैल्यू कितना है 9। क्लियर है बाबू। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। कंफर्म है। हल करिए, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, -9 बाई कितना हो जाएगा नीचे 1 + 4 + 4। क्लियर है। ऊपर जब हल किया जाएगा बाबू तो 6 × 2 = 8 और 8 × 10 = 18, घटकर 9 हो जाएगा, 9/√9। क्लियर है ना। 9/3, तीसरी के 9 का डिस्टेंस हम लोग का 3 है। तो समझ गए होंगे बाबू इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। तो इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक प्लेन दिया रहेगा तब। तो जब हमारे पास एक पॉइंट हो और एक प्लेन हो तो उसका जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हमारे पास डिस्टेंस निकालने का यही फार्मूला है। समझ गए होंगे। डिस्टेंस निकालने का यही फार्मूला है। जितना भी 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दिया है वो हमारे पास पॉइंट दिया है और एक प्लेन का इक्वेशन दिया है। प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर में होगा तो वेक्टर भी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। ओके, तो इसका जो भी क्वेश्चन आप लोग का है सेम टू सेम इसी के जैसा, उस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं भाई। डी क्वेश्चन है आप लोग का होमवर्क हो जाएगा -6 0 0 और यहाँ जो प्लेन दिया है 2x - 3y + 6z -2 = 0। ये हम लोग का इसका डी क्वेश्चन दिया है। इसका कौन सा क्वेश्चन दिया है बाबू, डी। इसका क्वेश्चन कौन है, डी है हम लोग का। समझ गए कि इसका क्वेश्चन कौन सा है, डी है। ओके, अब आगे हम हेडिंग डाल रहे हैं। हेडिंग अब डालेंगे बाबू
दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर मान लेते कि हमारे पास दो प्लेन हैं और दो प्लेन के बीच का हम लोग का एंगल निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले केस 1 मान लेते, लेट हमारे पास दो प्लेन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल बाय आर वेक्टर डॉट छोटा बड़ा कोई लिख सकते हैं, एन वेक्टर इक्वल D1 और एक और है आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल डॉट D2। तो इससे जब एंगल निकालिएगा cos थीटा तो हम लोग का फार्मूला आ जाएगा N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर बाई मोड N1 वेक्टर N2 मोड N2 वेक्टर। तो एक कब जब एंगल निकालना होगा तब, और वो कब जब वेक्टर के रूप में दिया रहेगा तब। एक किसके रूप में दिया, वेक्टर के रूप में दिया है तो एंगल निकालने का फार्मूला वेक्टर में। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का केस 1, अगर मान लेते कि हमारे पास दो प्लेन है, हमारे पास कितने प्लेन है बाबू, दो ठो प्लेन है। कितने प्लेन है, दो ठो। एक है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल d1 एंड एक और दिया है ax2 एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इक्वल d2। तो इसका जब एंगल निकालिएगा तो इसका एंगल निकालने का फार्मूला हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो यही हुआ एंगल निकालना होगा तब। अगर मान लेते कि हमारे पास दो प्लेन दिया हो, जैसे लाइन में आप लोग पढ़े होंगे वैसे इसमें भी है, ठीक है। बस उसमें क्या था कि वहाँ b1 वेक्टर b2 था, यहाँ इन्होंने n2 था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही है। अब इसका नोट लिख लीजिएगा, तो नोट इसका भी लिख लीजिएगा। कंडीशन ऑफ पैरेलल, पहला कंडीशन ऑफ पैरेलल, इसका हिंदी समांतर होने की शर्त, समांतर होने की शर्त। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 और l1 बाई l2 m1 बाई m2 बराबर n1 बाई n2। कब, जब समांतर का बात बोलेगा तब। एक कब यूज करेंगे, जब समांतर का बात बोलेगा तब। इसको कब हम लोग यूज करेंगे बाबू लोग, जब समांतर का बात करेगा तब। क्लियर है। अब इसके बाद हम एक और बात करें परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर पर दूसरा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, लंब होने की शर्त, लंब होने की शर्त। जब लंब होने के शर्त का बात किया जाएगा तो इसका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 और l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल 0। तो आप लोग जैसे लाइन में पढ़े थे, रेखा में पढ़े थे, वैसे ही समतल मतलब प्लेन में भी है। अंतर वही था कि वहाँ छोटा a1 a2 था, b1 b2 था, c1 c2 था, चाहे छोटा a हो चाहे छोटा b हो।
चाहे छोटा ए हो चाहे बड़ा ए हो, चाहे छोटा बी हो चाहे बड़ा बी हो, चाहे छोटा सी हो चाहे बड़ा सी हो, वो डायरेक्शन रेशियो नजदीक अनुपात को ही दर्शाएगा। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा कि इसका यूज तब करेंगे जब हम लोग का एंगल निकालना होगा तब। तो अगर किसी भी प्लेन का एंगल निकालना होगा तो एंगल निकालने का एक फॉर्मूला कार्टेशियन रूप में था, वेक्टर रूप में था, और एक कंडीशन है कि दो प्लेन परपेंडिकुलर तब होता है जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अगर कोई पूछेगा कि हमारे पास दो प्लेन हैं तो परपेंडिकुलर कब कहलाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, या l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल 0 हो तब। दो प्लेन समांतर तब होता है जब a1 a2 a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2, या l1 by l2 इक्वल m1 by m2 इक्वल n1 by n2। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, इसके बेस पर हम अब क्वेश्चन बताएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को 13 क्वेश्चन बोला है। निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंब हैं, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर हैं और न ही लंबवत हैं, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। In the flowing cases, determine whether the given planes are parallel or perpendicular and in case they are neither, find the angles between them। इस क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों का जो जोड़ा दिया है, जो युग्म दिया हुआ है,
जो जोड़ा दिया हुआ है वो क्या वो समांतर हैं, पैरेलल हैं, क्या वो लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, या दोनों में से कोई नहीं है, तब उनके बीच का कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारे पास दो को प्लेन दिया हुआ रहेगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ए दिया हुआ है 7x प्लस 5y 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल 0 एंड एक और दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल 0। देखिए हमारे पास दो को प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन ए है और एक प्लेन ए है। दोनों प्लेन को बताना है कि दोनों प्लेन समानांतर है कि नहीं। अगर समानांतर हो जाएगा तो आगे हमको हल करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते समानांतर नहीं है तो हम उसको चेक करेंगे वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, उनका लंबवत है कि नहीं। अगर मान ले दोनों में से कोई नहीं है तब उसका कोण निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम सोल्व यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोल्व गिवन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल 0। तो आप लोग बता रहे हैं कि अंक को इधर बुलाना होगा तो 7x प्लस 5y प्लस 6z माइनस 30, फिर माइनस को हटाना होगा तो माइनस 7x माइनस 5y माइनस 10z इक्वल 30। इक्वेशन इसको मान लिए 1, और इक्वेशन 1 जब माने तो a1 का वैल्यू -7 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -5 हो जाएगा, c1 का वैल्यू -10 हो जाएगा और d1 का वैल्यू का हो जाएगा 30। क्लियर है? सच दैट इसी प्रकार जब आगे बढ़ा जाए तो 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल 0। 3x माइनस वाई माइनस 10z इक्वल -4। माइनस को इधर बुलाया जाए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए और इसमें a2 का वैल्यू -3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, c2 का वैल्यू 10 हो जाएगा और d2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? देख लीजिए हमारे पास कितना प्लेन दिया हुआ है बाबू, तो हमारे पास 2 प्लेन दिया हुआ है। कितना प्लेन्स दिया हुआ है बाबू? हमारे पास 2 प्लेन दिया हुआ है। एक प्लेन हमारे पास ये है, एक प्लेन ये है। दोनों को हल किए a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक अब लिखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर पहला चेक करेंगे, केस 1 मान लेंगे। पहला केस है कि कंडीशन ऑफ पैरेलल। कंडीशन ऑफ पैरेलल, पहले पैरेलल का बोला है। ठीक है, तो क्या होता है पैरेलल का? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आना चाहिए। तो a1 का वैल्यू कितना है? -7 -3। b1 का वैल्यू कितना है? तो -5/1 और c1 का वैल्यू कितना है? तो c1 का वैल्यू -10 बटा सॉरी c1 का वैल्यू यहाँ हम लोग का 6 है, यहाँ -6 हो गया। तो c1 का -6
बाई -6/10 हल करेंगे -7/3 -5/1 और ये हो जाएगा 3/5। ये तीनों बराबर है बाबू? नहीं ना है, तो लिखिएगा कि ये पैरेलल नहीं है, मतलब समानांतर नहीं है, ये समानांतर नहीं है, तो लिखिएगा इट इज नॉट पैरेलल, इट इज नॉट पैरेलल, इट इज नॉट पैरेलल। क्लियर है? तो अगर तीनों बराबर आ जाता रेशियो तो हम बोलते कि वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल नहीं ना है बाबू, इसको बोलेंगे पैरेलल नहीं है। तो केस 1 चेक कर लिए, अब केस 2 को चेक करेंगे। तो केस 2 क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो a1 का वैल्यू कितना, -7 इंटू a2 का वैल्यू -3, b1 का वैल्यू है -5 इंटू 1, c1 का वैल्यू है -6 इंटू 10 इक्वल 0। हल करेंगे तो 21 हो जाएगा, ये -5 होगा और ये माइनस कितना होगा 60 इक्वल 0। तो क्या है, 21 माइनस 65 इक्वल 0, ये माइनस हो जाएगा 34, नॉट इक्वल 0 है। तो लिखिएगा इट इज नॉट परपेंडिकुलर, मतलब एक लंबवत नहीं है। तो दोनों में से कोई नहीं है। तो बोला है पहला कि जो समानांतर हैं तो ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तो भी ठीक है। अगर दोनों में से नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अब केस थर्ड का बात करें। किसका बात करें, केस थर्ड का, ठीक है। तो केस थर्ड में एंगल निकालना है। तो केस थर्ड में जब एंगल निकालेंगे तो एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है बाबू, a1 a2 कार्टेशियन फॉर्म में b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्लियर है बाबू? तो cos थीटा इक्वल, ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये कितना है बाबू, -7 इंटू -3 प्लस b1 का वैल्यू कितना है, तो b1 का जो वैल्यू है -5 इंटू 1 प्लस z1 का वैल्यू कितना है -6 इंटू 10, -6 इंटू 10। नीचे कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है? तो cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, हल करेंगे टोटल तब -34 आ जाएगा, और इसको जब हल करेंगे तो 49 और 50 और 75 हो जाएगा। और ये कितना होगा कि 3 के 9, मतलब 110 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है? तो cos थीटा इक्वल -34/1 गुना कर दीजिए टोटल, तो 0 हो जाएगा। 11 5 55 के 5, 11 5 55, इसको तोड़ दिया जाएगा। अगर तोड़ दिया जाए तो इसका हो जाएगा, इसको एक बार तोड़ दे रहे हैं तो -34 यहाँ हो जाएगा 50 25, 5 √3 हो जाएगा, और इसका रूट 110, क्योंकि निकलने वाला इसका रूट नहीं है, नहीं ना है बाबू। चलिए, तो cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 34/5/330। तो थीटा इक्वल cos इनवर्स 34/5/330। तो यही हम लोग का क्या हुआ,
एंगल हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बताना है, आपको ये बताना था कि ये पैरेलल है कि नहीं, तो हमारा पैरेलल नहीं था। दूसरा बोला है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, तब परपेंडिकुलर भी नहीं है, तब केस 3 को हल करेंगे। अगर मान लिया जाता कि हमारा केस 1 ही अगर सही हो जाता तो आगे केस 2 और केस 3 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते कि हमारे पास केस 1 सही नहीं है, केस 2 सही हो गया, तो केस 3 निकालने की जरूरत नहीं है। केस 3 को तभी निकालेंगे जब ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, क्लियर है? एक और आप लोग का इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 13 का बी है, 2x प्लस y प्लस 3z प्लस 3z माइनस 2 इक्वल 0 एंड x माइनस 2y प्लस x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 2 है और x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। ओके, चलिए सोल्व किया जाए। तो लिखिएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज गिवन बाय, तो क्या है, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल 0। 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल 2। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, c1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और d1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगेन मतलब पुनः अगला का है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। तो x माइनस 2y इक्वल माइनस 5, इधर बोलेंगे तो माइनस x प्लस 2y इक्वल 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ a2 का वैल्यू माइनस 1, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b2 का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा और c2 का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें c2 z है ये नहीं है, और d2 का वैल्यू कितना होगा, 5। ठीक है, तो हम पहले केस 1 को चेक करेंगे ना, हम लोग चेक करेंगे ना बाबू केस 1 को। पहले हम किसको चेक करेंगे, केस 1 को हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो केस 1 को जब चेक करेंगे तो a1 बाई कंडीशन ऑफ पैरेलल समांतर होने की शर्त, जब समांतर होने की शर्त चलेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 बाई माइनस 1 a1 बाई a2, अच्छा b1 बाई b2 1 बाई 2 और c1 बाई c2 तो 3 बाई 0। हल करेंगे तो 2 बाई माइनस 1 बाई 2 और 0, तो इक्वल नहीं ना है बाबू, तो इट इज नॉट पैरेलल, चलिए अब केस 2 लिखेंगे ना बाबू। तो केस 2 क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू कितना है बाबू, -1 है।
B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू 1 है और B2 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू 3 है और C2 का वैल्यू 0 है। तो -2 + 2 + 0 = 0। तो 0 = 0 तो लिखेंगे इट इज ए परपेंडिकुलर। अब केस थर्ड हमको चेक करने की जरूरत नहीं। केस थर्ड को तभी हम लोग चेक करेंगे जब ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ना तो वो समानांतर होगा और ना तो वो लंबवत होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो हम बोलेंगे, तब उसके लिए केस थर्ड मतलब एंगल निकालेंगे। तो आ गया ना, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको चेक करना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।